caught in the crossfire. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन नए 15-20 नए क्वेश्चन ऐड करे हैं, जिसमें एक एज ए एक्सपीरियंस स्टाफ भी मैंने इंटरव्यू दी थी और एज ए फ्रेशर भी गया था। तो 2-3 हॉस्पिटल से मैंने कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ नहीं पहले शेयर करे, वो नए क्वेश्चन उठाए हैं, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि ज़ीरो से मैंने शुरू करा था ये चैनल, और आज मेरे चैनल पे 2000 जो सब्सक्राइबर है वो पूरे हो गए हैं। तो फैमिली जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे थोड़ी जिम्मेवारी भी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे दोस्त जो मैसेज करते हैं कि आप प्लीज़ कंटिन्यूटी रखो, जो वीडियो है 1 या 2 दिन के बाद वीडियो डाल दो। और कुछ स्टूडेंट तो बोलते हैं कि डेली वीडियो डालो, लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं डेली डालूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, तो मुझे उधर भी जाना होता है। उसी के बीच में मैं टाइम निकाल के इंटरव्यू के लिए इधर उधर जाना होता है, फिर हॉस्पिटल नए नए देखने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब देरी हो जाती है वीडियो में। लेकिन फिर भी आपने बहुत सपोर्ट करी है, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत 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 आभारी हूँ। बहुत बहुत आपका थैंक यू। तो जो भी दोस्त नए इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपकी इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज की जो वीडियो है वो एज ए फ्रेशर अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आप एज ए एक्सपीरियंस जाते हो तो भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के जो क्वेश्चन है वो मिक्स कर दिए हैं। तो कुछ नए क्वेश्चन जो ऐड करे उससे हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कौन सी इन्फेक्शन है जो पेशेंट को हो सकती है इन द हॉस्पिटल। तो ऑप्शन आपको दी होगी, इसमें रेस्पिरेटरी बोला होगा या यूटीआई बोला होगा, तो जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन जो होने वाली इन्फेक्शन है वो यूटीआई होता है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइल्स ट्यूब के ऊपर। तो राइल्स ट्यूब के ऊपर भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अलग अलग चीज़ पे आपको पूछ सकते हैं कि जो राइल्स ट्यूब की लेंथ है वो कितनी होती है, या उसके कलर कोड आपको पूछ सकते हैं, या फिर उसका मतलब प्रोसीजर क्या है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं। तो कलर कोड आपको पता होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं 14 की जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। उसके बाद 16 की हम यूज़ करते हैं जो कि ऑरेंज कलर की होती है। उसके बाद 18 की हम यूज़ करते हैं जो कि रेड कलर की होती है। अगर उससे भी आप नीचे 14 से नीचे आते हो तो 12 की एक हमारे पास आती है, जो हम ज़्यादा अडल्ट में यूज़ नहीं करते हैं, इन्फेंट बच्चों में यूज़ करते हैं। तो वो 12 की हम यूज़ करते हैं, जिसका वाइट कलर होता है। और अगर राइल्स ट्यूब को कितना हमने इंसर्ट करना होता है, जैसे 55 सेंटीमीटर तक करते हैं या 65 तक करते हैं, तो उसकी अगर आपको लंबाई पूछे कि कैसे आप मेजर कर सकते हो, तो वो आपको पता होना चाहिए कि नोज़ की जो टिप है यहाँ से हम पहले कान तक लेके जाते हैं, फिर कान से हम सीधा जिफॉइड प्रोसेस तक उसको मेजर करते हैं। तो जिफॉइड प्रोसेस आपका होता है यहाँ पे, हमारा जो स्टर्नम बोन होती है उसका जो यहाँ पे एंड होता है ना, उसको हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। तो वहाँ तक हम जो राइल्स ट्यूब है उसको मेजर करते हैं। तो ये उसको मेजर करने का तरीका होता है। वैसे अगर आपसे पूछे तो 55 to 60 सेंटीमीटर तक हम राइल्स ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट वो आपसे डिजिटैलिस थेरेपी का पूछ सकते हैं। तो डिजिटैलिस थेरेपी हमने मेडिकल सर्जिकल में, अगर आपने जीएनएम करी है तो आपने मेडिकल सर्जिकल में ज़रूर पढ़ी होगी डिजिटैलिस, तो उसमें भी डिजिटैलिस का आता है। डिजिटैलिस में मोस्टली जैसे डाइजॉक्सिन टैबलेट हम यूज़ करते हैं या इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो वो डिजिटैलिस में आते हैं। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को ये बहुत काम आती है। उसके साथ हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो बढ़ती है, और जो आपके ब्लड की सर्कुलेशन है उसको भी इम्प्रूव करती है। एक हॉस्पिटल में क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो आप सीवीपी मेजर करते हो, सेंट्रल वेनस प्रेशर जो हम मेजर करते हैं, तो उसको कौन से एक्सिस पे, मतलब जो मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर को जब हम ज़ीरो करते हैं तो ज़ीरो जो करना होता है तब हार्ट के कौन से, मतलब बॉडी के कौन से लेवल पे हमने मैनोमीटर को रखना होता है। तो 4-5 ऑप्शन उन्होंने दिए थे, उसमें एक अब्स पॉइंट था, ERPS अब्स पॉइंट। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने भी जस्ट तुक्का ही मारा था, तो मेरा जो तुक्का है वो तीर बन के लग गया था। तो इसमें अब्स पॉइंट बोलते हैं, जो ये वाला हमारा क्लेविकल के 2-3 सेंटीमीटर ऊपर जो पॉइंट होता है इसको हम अब्स पॉइंट बोलते हैं। और 2-3 और उन्होंने ऑप्शन दिए थे, तो उसमें जो सही ऑप्शन था वो था फेल्बोस्टैसिस एक्सिस। जो फेल्बोस्टैसिस एक्सिस है
वो हमारा यहाँ पे होता है। यहीं पे हमने जो मैनोमीटर है उसको रख के हमने ज़ीरो करना होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पढ़ लेना कि कौन से एक्सिस पे रख के हम जो मैनोमीटर है उसको हम ज़ीरो की रेंज पे लेके आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि मुझे तो आया था, तो मुझे भी नहीं पता था, एक्चुअली नहीं पता था मुझे भी, क्योंकि हम जस्ट ऐसे हमें पता था कि यहाँ पे रख के करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट उस पॉइंट का मुझे भी नाम पता नहीं था कि क्या था। तो वो मैंने तुक्का मारा और तीर बन के लग गया। तो आप भी ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट, डायूरेटिक के ऊपर हर हॉस्पिटल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो डायूरेटिक तो हमने पहले भी बात करी है कि डाइटोर होता है, लेसिक्स होता है, जैसे फ्रूसेमाइड में आता है, लेसिक्स फ्रूसेमाइड की कैटेगरी में आता है। तो डाइटोर है टॉसेमाइड की कैटेगरी में आता है। जो लेसिक्स है वो लूप डायूरेटिक होते हैं। तो इस बार एक हॉस्पिटल ने मैनिटोल के बारे में पूछा था कि जो मैनिटोल है वो किस काम आता है और उसकी क्लास क्या होती है। तो जो मैनिटोल है वो भी डायूरेटिक की क्लास में ही आता है, और वो जो हमारा आईसीपी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिनको बड़ा होता है, उस कंडीशन में हम मैनिटोल देते हैं। इसके साथ यूरिन आउटपुट तो बढ़ती है, लेकिन ये मेन जो इसका रोल है वो होता है आईसीपी को कम करने का। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको कम करता है। तो नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि अलग अलग पोजीशन आपको देंगे। मोस्टली फ़ोटोज़ बनी होती है, तो आपको वो देख के बताना होता है कि कौन सी पोजीशन है। तो जितने भी हॉस्पिटल में मैंने देखा है, बस 5 पोजीशन जो हर हॉस्पिटल मतलब रटी होती है, इससे बाहर कोई वो पोजीशन नहीं पूछते। तो वो आप पढ़ लेना। स्पाइन पोजीशन होती है, प्रोन पोजीशन होती है, साइड लेइंग होती है, और एक सेमी फॉलोअर का वो पूछते हैं, एक फॉलोअर पोजीशन का पूछते हैं, और एक हाई फॉलोअर पोजीशन का पूछते हैं, और एक ट्रेंडलेनबर्ग जो पोजीशन होती है उसका पूछते हैं। तो ये 5-6 पोजीशन है जो पूछते हैं वो। तो एक बार ज़रूर गूगल से आप पढ़ लेना और इनकी फ़ोटोज़ ज़रूर देख लेना। जो एक्सपीरियंस स्टाफ है उनको तो पता है कौन कौन सी पोजीशन है, लेकिन अगर जो फ्रेशर स्टाफ है वो ज़रूर देख लेना। वैसे भी फंडामेंटल में हमने सारी पोजीशन ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो फिर भी मुझे पता है हम भूल जाते हैं। तो आप एक बार गूगल पे ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे वो आपको बस जस्ट फ़ोटो दिखाएंगे और फोटो से आपको देखना होगा कि ये कौन सी पोजीशन है। तो नेक्स्ट, सीओपीडी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। सीओपीडी जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं। तो इस पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सीओपीडी में क्या होता है। तो उसमें वो बताते हैं, 4-5 ऑप्शन दे देते हैं कि PO2 इंक्रीज़ होगा, PO2 डिक्रीज़ होगा, CO2 इंक्रीज़ होगा, या CO2 डिक्रीज़ होगा। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन वो दे देते हैं। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो COPD कंडीशन है इसमें एम्फाइसीमा भी ऐड हो जाता है, और साथ में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी ऐड हो जाता है। ये दोनों कॉम्प्लिकेशन के ऐड होने के बाद जो COPD है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है, और अगर पेशेंट को COPD हो जाता है तो उसका वापस ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ क्या होता है कि जो आपके लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और साथ में उनकी थिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स के अंदर अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो जो इसका आंसर था वो था CO2 रिटेंशन, जिसको हम हाइपरकैप्निया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को CO2 पेशेंट रिटेन करने लग जाता है, क्योंकि जब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं उसमें अच्छे से एयर जो है पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छे से एक्सहेल नहीं कर पाता पेशेंट, जिसकी वजह से उनको CO2 रिटेंशन होने लग जाती है। तो ऐसे वाले पेशेंट को आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं दे सकते। तो इनको मोस्टली पेशेंट को प्रेफर डॉक्टर करते हैं कि ये बाईपैप का यूज़ करें। बाईपैप जो होता है उसके साथ अगर वो पेशेंट COPD वाले पेशेंट को बाईपैप जो है वो घर पे भी लेना पड़ता है। तो उसके साथ क्या होता है कि उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती रहती है, CO2 रिटेन नहीं होती है। तो उनके लिए बाईपैप जो है बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉडी का जो नेचुरल पेसमेकर है वो किसको बोलते हैं। तो जो नेचुरल पेसमेकर है वो हम बोलते हैं ऐसे नोड को। तो आप सबको पता ही जो ऐसे नोड है वो राइट एट्रियम के ऊपर प्रेजेंट होती है, और वहीं से पूरी जो हार्ट होता है पूरे हार्ट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ऐसे नोड से ही मिलती है। इसलिए हम जो ऐसे नोड जिसको हम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं उसको हम बॉडी का नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। तो 2 तरह का पेसमेकर मोस्टली डालते हैं, सिंगल और डुअल चैम्बर डालते हैं। जो आपका लेफ्ट क्लेविकल बोन है उसके नीचे जो है पेसमेकर को इम्प्लांट करते हैं। तो यहाँ से फिर वायर डालते हैं, वायर डाल के सीधा हार्ट के अंदर उसको मतलब इम्प्लांट कर देते हैं। वो जो वायर है वो सीधा हार्ट के अंदर, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है कम से कम 10 साल की बैटरी लाइफ होती है। जैसे कि हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ होती है 1 दिन की, वैसे ही जो पेसमेकर होता है उसकी बैटरी लाइफ 10 ईयर्स की होती है। 10 साल तक जो पेसमेकर है वो चल सकता है आराम से। नेक्स्ट, वेंटिलेटर के मोड। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जो आएगा ना वो जस्ट उसकी फुल फॉर्म जो है
फुल फॉर्म ही पूछी होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो फुल फॉर्म पूछते हैं। तो फुल फॉर्म एक हॉस्पिटल में उन्होंने पूछा था वेंटिलेटर के बारे में। तो वेंटिलेटर के उन्होंने पाँच मोड दिए थे और उन पाँचों की उन्होंने फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला था। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुछ मैंने 1-2 हॉस्पिटल तो मैंने इस बार ऐसे देखे थे कि वहाँ पे जहाँ पे मतलब मैंने जब मुझे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो CVP मैनोमीटर वाला उन्होंने पूछा था, तो वहाँ पे एक्चुअली में मुझे नहीं पता था, तो मैंने भी सोचा कि एक बार मैं फ़ोन से क्यों ना चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने जैमर लगा रखे थे और फ़ोन जो है बिल्कुल ही बंद हो जाता है। वहाँ पे आपके फ़ोन की बिल्कुल भी रेंज आती ही नहीं है। जिस वो रूम में आपको बिठा देते हैं ना, वहाँ पे आपके फ़ोन की रेंज आती ही नहीं है। आप कितना भी सर्च कर लो लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर पढ़ के जाया करो यार। कहीं भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तो हमेशा पढ़ के जाओ, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ। तो हम बात कर रहे थे फुल फॉर्म की। तो वेंटिलेटर के बारे में था, 5 मोड दिए थे। SIMV दिया था उन्होंने, एक CPAP दिया था, एक उन्होंने PS दिया था, VC दिया था, और अभी जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं PRVC मोड होता है। PRVC या VC या PC मोड हम यूज़ करते हैं। जो SIMV मोड है वो हम कम यूज़ करते हैं। तो पहले SIMV मोड ही यूज़ होता था। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पढ़नी है। जो VC है उसकी वॉल्यूम कंट्रोल होती है, PC को हम प्रेशर कंट्रोल बोलते हैं, और CPAP को हम कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बोलते हैं। तो SIMV मोड को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो ऐसे ही एक PRVC मोड आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। तो ये कुछ मोड होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जिनकी फुल फॉर्म आपने पढ़नी है। तो और भी इसमें कुछ जैसे एक पीप होता है, तो पीप की फुल फॉर्म भी आपको पढ़नी है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। वेंटिलेटर के ऊपर भी एक क्लास में बनाने वाला हूँ, एक डॉक्टर है हमारे वहाँ पे, तो उनसे मैंने बात करी है। तो वो ज़रूर हमें वेंटिलेटर के बारे में बताएंगे। तो जितना मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा, बाकी जो भी हमारे डाउट हो गया हम उनसे क्लियर करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम क्लास लेने वाले हैं बहुत जल्दी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंजेक्शन के बारे में। एक हॉस्पिटल में ये क्वेश्चन आया था कि अगर आप किसी को IV इंजेक्शन दे रहे हो तो वो कौन से एंगल पे देना होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंजेक्शन के बारे में। तो जो IM है वो हम देते हैं 90 डिग्री के एंगल में, जो सबक्यूटेनियस है वो हम देते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, और जो IV इंजेक्शन है वो हम लगाते हैं 25 डिग्री के एंगल पे, और जो ID इंजेक्शन होता है जिसको हम इंट्राडर्मल बोलते हैं वो हम लगाते हैं 15 डिग्री के एंगल पे। तो इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं, ये भी आपको तो दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे आया था कि अगर आपके पास कोई पेशेंट हार्ट अटैक वाला आता है, सबसे पहला कौन सा कार्डियक मार्कर है जो ब्लड में रिलीज़ होगा जिसके साथ आपको पता चलेगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट हार्ट अटैक का आता है हमारे पास, तो हम सबसे पहले उनका करते हैं ECG से हमें ये कंफर्म होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, कौन सी इंटीरियर वॉल MI हुआ है, इंफीरियर वॉल है या कौन सा है, वो हमें ECG से कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद हम जो टेस्ट करवाते हैं, तो उन्होंने ऑप्शन में दिया था ट्रोपोनिन टेस्ट दिया था, एक CPCAM भी दिया था, एक मायोग्लोबुलिन दिया था। तो एक्चुअली में ये तीनों ही ठीक है, ये तीनों कार्डियक मार्कर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेनली जो उनका पर्पस था पूछने का कि सबसे पहला कौन सा मार्कर जो एलिवेट होगा जिसके साथ आपको पता चलेगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, तो वो हमारा होता है मायोग्लोबुलिन। जो मायोग्लोबुलिन है वो हमारे ब्लड में रिलीज़ होता है विदिन 2 to 4 आवर। तो जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा तो सबसे पहले जो मायोग्लोबुलिन है वो ब्लड में रिलीज़ होगा। सबसे पहले जो रेंज है उसमें वेरिएशन आएगी। सेकेंडली विदिन 6 to 12 आवर्स में हम करवाते हैं हमारा ट्रोपोनिन टेस्ट, जो कि 6 आवर्स के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लड में। तो एक्चुअली में ये बढ़ते क्यों हैं, क्योंकि जब भी आपके हार्ट के मसल डैमेज होते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं जैसे मायोग्लोबुलिन है या ट्रोपोनिन है, ये हमारे ब्लड में हार्ट के मसल से रिलीज़ होते हैं। जो आपके मसल डैमेज हो गए तो ये सारे इस ब्लड में रिलीज़ होने लग जाएंगे। तो इसके बाद जब आप 2 से 4 घंटे में इन्वेस्टिगेशन करवाओगे तो आपको मायोग्लोबुलिन बढ़ा हुआ मिलेगा, और जब 6 से 12 घंटे में करवाओगे तब आपको जो है ट्रोपोनिन जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो वहाँ से आपको कन्फर्मेशन हो जाती है कि जो हार्ट के मसल डैमेज हुए हैं तो पेशेंट को श्योरली जो है हार्ट अटैक आया है। उसके बाद फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन में CPCAM भी करवा सकते हो, ठीक है, ये भी कार्डियक मार्कर में ही आते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर एंजियोग्राफी करते हैं देखने के लिए कि एग्जैक्ट कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है हार्ट की, जैसे LAD में तो नहीं हुआ है, जैसे लेफ्ट असेंडिंग आर्टरी हो गई, या RCA जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है, या मतलब जो भी जितनी भी मेजर आर्टरी है, अगर उसमें हार्ट अटैक आता है तो वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक वाला होता है। तो उसके बाद आगे जो फर्दर मैनेजमेंट में PTCA कर देते हैं, स्टंट डाल देते हैं, तो ये सब होती है हार्ट अटैक के बाद की जो फर्दर मैनेजमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जो हर हॉस्पिटल का फेवरेट होता है वो है ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर। तो ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर वो हर हॉस्पिटल आपको पूछेगा ही पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। तो इसमें इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसकी कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो मैं यूज़ करता हूँ खुद। अगर आपका मैथ काफ़ी अच्छा है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, और अगर आपका भी मैथ मेरे जैसे वीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में कैलकुलेटर तो होता ही होता है। फ़ोन के कैलकुलेटर के साथ आप उसका 10 सेकंड में आंसर जो है वो देख सकते हो। 4 ऑप्शन उन्होंने दी होगी आपको और लिखा होगा कि किसी पेशेंट को आपने 1.5 लीटर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है और वो जो है पेशेंट को 8 घंटे में जाना है, ठीक है, पेशेंट को 8 घंटे में जाना है, और जो उसका जीटीटी है वो होता है आपका 15 या 18 या 20, जितना भी उन्होंने दिया होगा, डजेंट मैटर। तो आपने क्या करना है, सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपना कैलकुलेटर निकालना है। अगर आप वैसे करना चाहते हो, अगर आपका मैथ अच्छा तो आप तो भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि 1.5 लीटर आपको NS देना है 7 घंटे में। तो अगर 1.5 लीटर को आप करते हो तो मतलब आपका 1500 ml होता है। तो 1500 ml को आपने 7 आवर्स में देना है, और जो आपका डोज फैक्टर है वो आपको 15 दिया हुआ है। तो नॉर्मली 15 ही देते हैं, या 16 या जितना भी होगा, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1500 ml लिखना है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, जितना उन्होंने दिया होता है। जैसे 15 दिया तो 15 के साथ उनको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको उस जितना भी उसकी पूरी वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है 7 आवर्स में। 7 आवर्स से कैसे डिवाइड करना है, जैसे 7 आवर को आपने सबसे पहले आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स में आपने कन्वर्ट करा 7 आवर्स को, तो होते हैं 420, हाँ 420 होते हैं। जो 1500 ml मल्टीप्लाई बाई 15 आपने करा, उसका जो भी आंसर आया है उसको आपने डिवाइड कर देना है 420 के साथ, और उसको आपने 420 के साथ करा तो आपको अप्रॉक्स 53.5 समथिंग आपको मिलेगा। तो यही जो आंसर होता है ना, उन्होंने उसमें दिया होता है। फिर वहाँ से आपने एक रेंज देख लेनी है कि हाँ इतना ही है, तो वही आपका जो सही आंसर होता है। तो ऐसे आप बहुत ही ईजिली आप मतलब उसका निकाल सकते हो 1 मिनट में आपको कितना ड्रॉप जो है NS देना है। तो यही ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असेसमेंट स्केल के ऊपर। तो क्वेश्चन वो आपको ऐसे दे सकते हैं, आपके पेशेंट को पेन हो रही है तो वहाँ पे आप कौन सा स्केल यूज़ करोगे, या आपका पेशेंट अंडर सिडेशन है तो वहाँ पे आप कौन सा स्केल यूज़ करोगे, या आपके पेशेंट को रिस्क फॉर फॉल है तो आप कौन सा स्केल यूज़ करोगे। तो वो स्केल जो है आपको पढ़ने हैं। जैसे अगर हम सिडेशन की बात करें, सिडेशन की असेसमेंट की बात करें, तो वहाँ पे हम एल्ड्रेट स्केल का यूज़ करते हैं। अगर हम पेन की बात करें तो पेन को असेस करने के लिए हम वोंग बेकरी स्केल का यूज़ करते हैं। और अगर हम रिस्क फॉर फॉल की बात करें तो उसका हम करते हैं मॉर्स स्केल। बेडसोर की बात करें तो उसका हम करते हैं ब्रैडन स्केल। थ्रोम्बोफिलबाइटिस की बात करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं VIP स्कोर। और अगर DVT असेसमेंट की बात करें तो उसके लिए हम करते हैं कैप्रेनी स्केल, ठीक है। ये कुछ स्केल होते हैं जो हॉस्पिटल में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर हॉस्पिटल में जो भी आप स्टरलाइज चीज़ें यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लाइन डालने के लिए आप CVP सेट का यूज़ करते हो, ड्रेसिंग करने के लिए आप ड्रेसिंग सेट का यूज़ करते हो, बाईपैप मास्क होते हैं, बाईपैप ट्यूब्स होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनको आप ETO करवाते हो या CSST में बेच के दोबारा से यूज़ करते हो। तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो CSST है उसकी फुल फॉर्म जो है क्या होती है, ETO जो करवाते हो आप उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक हॉस्पिटल में उन्होंने CSST और ETO की फुल फॉर्म पूछा था। CSST की फुल फॉर्म के लिए उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे, चारों सेम लग रहे थे, थोड़ा सा फ़र्क होता है उसकी। अगर आपको सही से नाम पता है तो आप उसका बता सकते हो। ETO के लिए भी वो अलग अलग 3-4 नाम देते हैं, उसमें से आपको उसका एग्जैक्ट नाम पता होना चाहिए। तो जो CSST है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट, और जो ETO उसको हम बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। तो दोस्तों CSST में बस यही पूछते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि हो सकता है आपको ऐसा भी पूछ ले कि CSST में कितना टेम्परेचर रखते हैं, ETO में कितना टेम्परेचर रखते हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़ लेना। तो हर हॉस्पिटल में अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं। तो अप्रॉक्स 120 to 125 तक जो टेम्परेचर है, इसके बीच में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नारकोटिक के ऊपर के, नारकोटिक कौन सा इंजेक्शन है जो नारकोटिक में आता है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई भी 4 हाई रिस्क के इंजेक्शन जो आपने जिनके नाम आपने बहुत कम सुन रखे होंगे, ऐसा वाला नाम उसमें से लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फेंटानिल यूज़ करते हैं जो कि 100 माइक्रोग्राम का होता है, ठीक है। और हम मॉर्फिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं जो कि 15 mg का होता है। और एक हम फेंटानिल के पैच भी यूज़ करते हैं, और साथ में
एक हम पैथिडीन इंजेक्शन होता है वो भी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो मुझे क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने पैथिडीन इंजेक्शन ही लिखा हुआ था और उसके साथ में उन्होंने 4-5 हाई रिस्क के इंजेक्शन लिखे हुए थे कि इनमें से कौन सा जो इंजेक्शन है वो नारकोटिक में आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फेंटानिल, पैथिडीन और मॉर्फिन इंजेक्शन जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एज ए नारकोटिक। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझे पूछे हैं, तो आई होप कि आपके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेंगे। तो कहीं आप नए हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको हो सकता है ये क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा अभी हर 2 या 3 दिन के बाद वीडियो डालने की। तो मिलते हैं नए हॉस्पिटल में नई वीडियो में एक नई इंटरव्यू और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को प्यार करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.